Hello and welcome to Victory JRF. Today I am going to discuss about the philosophy of Buddhism. तो start करते हैं बुद्धिज्म के इंट्रोडक्शन से। बुद्धिज्म was profound by गौतम बुद्धा, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्धिज्म बेस्ड है गौतम बुद्धा की टीचिंग पर और इस पर कि कैसे उन्होंने रियलिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड करी। बुद्धा को प्राइमरी तौर पर अगर हम देखें तो एक एथिकल टीचर माना जा सकता है, एक फिलोसोफर से पहले, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किए वो किसी तरीके की फिलोसॉफिकल थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं किए, बल्कि ये दिखाने के लिए किए कि कैसे मनुष्य अपनी सफरिंग से, अपने दुखों से दूर हो सकता है और कैसे निर्वाण प्राप्त कर सकता है, या कैसे अपने दुखों का निरोध करके, कैसे अपने दुखों का निवारण करके वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्धिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमें देखने को मिलता है, आर्य सत्य। बुद्धिज्म में 4 तरीके के आर्य सत्य बताए गए हैं, ये 4 नोबल ट्रुथ्स बताए गए हैं। 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। फर्स्ट, सफरिंग या दुख। यहाँ कहा गया है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। संसार में जितने भी लोग हैं सबके पास कोई ना कोई दुख जरूर है, उन सब का जीवन दुखों से भरा हुआ है। सेकेंड, ओरिजिन ऑफ सफरिंग, दुख समुदाय। ये जो दुख है इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, इसका कोई ना कोई समुदाय जरूर होता है। सफरिंग हैज अ कॉज, यानी कि दुख का एक कारण होता है। द रूट ऑफ ऑल मिजरीज इज डिजायर और तन्हा। सारे कष्टों की जो जड़ है वो है डिजायर, या इसको उन्होंने तन्हा या तृष्णा नाम दिया। तो बुद्धिज्म में कहा गया है कि हमारे जितने भी दुख हैं उनके पीछे का मेन कॉज क्या है? हमारी तृष्णा, हमारी डिजायर, क्योंकि हम चीजें डिजायर करते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जिसकी वजह से दुख पैदा होता है। थर्ड, सिसेशन ऑफ सफरिंग या दुख निरोध। अगर दुख है, दुख के पीछे कोई कारण है, तो दुख का उपाय भी है कि दुख को खत्म भी किया जा सकता है। फोर्थ, पाथ टू द सिसेशन ऑफ सफरिंग, दुख निरोध मार्ग। क्योंकि दुख को खत्म किया जा सकता है, दुख का निरोध किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ या अष्टांग मार्ग बताया। तो 4 आर्य सत्य जो हमने देखे, जिनमें पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, थर्ड दुख निरोध और फोर्थ वन इज दुख निरोध का मार्ग। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हुए? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। यानी पहला, संसार में दुख है, संसार दुखों से भरा हुआ है, देयर इज लॉट्स ऑफ सफरिंग इन वर्ल्ड। दुख समुदाय, यानी कि जो भी दुख है या जो हमारी सफरिंग्स है उनके पीछे कोई ना कोई कॉज जरूर है, उनके पीछे कोई ना कोई ओरिजिन जरूर है, किसी वजह से दुख होता है, और वो वजह कौन सी है? तृष्णा, यानी हमारी डिजायर। थर्ड, दुख निरोध। अगर दुख है, अगर सफरिंग्स है, तो उसका सिसेशन भी पॉसिबल है, यानी कि खत्म भी किया जा सकता है। फोर्थ, दुख निरोध का मार्ग, यानी कि दुख निरोध के लिए कौन कौन से मार्ग हैं, हमारे सफरिंग को खत्म करने के लिए कौन कौन से पाथ हैं। तो इसमें 8 फोल्ड पाथ्स या अष्टांग मार्ग बताए गए हैं बुद्धिज्म में। तो हमने देखा कि बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ बताए गए हैं, या जिसे हिंदी में अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। सो देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज राइट, फेथ और व्यू, जिसे हिंदी में कहेंगे सम्यक दर्शन या दृष्टि। अब इसका मतलब क्या है? तो सम्यक दर्शन या दृष्टि का मतलब है कि हम 4 आर्य सत्यों को मानेंगे, हम उन 4 आर्य सत्य जो कि बुद्धिज्म में बताए गए हैं उन पर भरोसा करेंगे, उनको अपने दर्शन में उतारेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। सम्यक दृष्टि रखने का मतलब है मन में सदाचार का भाव रखना, मन में उन 4 आर्य सत्यों के प्रति भरोसा रखना। सेकेंड, राइट रिजॉल्व, या जिसे हिंदी में कहेंगे सम्यक संकल्प। तो हम संकल्प लेंगे कि हम अपने मानसिक और शारीरिक विकास के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, हम अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, हम संकल्प लेंगे सदाचार का, हम संकल्प लेंगे धर्म पर चलने का। सो दिस इज राइट रिजॉल्व। थर्ड इज राइट स्पीच, जिसे हिंदी में कहेंगे सम्यक वाक। इसका मतलब है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी जो स्पीच है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, मीठा बोलने की कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ, राइट कंडक्ट, या जिसे सम्यक कर्म कहते हैं। तो राइट कंडक्ट का मतलब क्या है? राइट कंडक्ट का मतलब है कि
अच्छे कर्म करना, जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके जीवन की रक्षा करने की कोशिश करना, किसी तरीके की चोरी नहीं करना, किसी पराई स्त्री के बारे में सोचना नहीं। और महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा है कि अगर ट्रुथ और जस्टिस के लिए वायलेंस की जरूरत पड़ती है तो उसको भी उन्होंने जायज ठहराया है, यानी कि सत्य और न्याय के लिए हिंसा जायज। फिफ्थ, राइट लिवलीहुड, या जिसे कहेंगे सम्यक आजीव। तो राइट लिवलीहुड का मतलब है कि मेहनत से आजीविका अर्जित करना, यानी कि हार्ड वर्क करना। और बुद्धिज्म में ये कहा गया है कि आप 5 तरह के बिजनेस नहीं कर सकते। कौन कौन से 5 तरह के? पहला, जिसमें वेपन्स हो, यानी कि जिसमें शस्त्रों का व्यापार किया जाता हो। सेकंड, जानवरों का व्यापार। थर्ड, मांस का व्यापार, आप मीट का बिजनेस नहीं कर सकते। फोर्थ, मद्य का व्यापार, यानी कि जो भी लिक्वर है, जो शराब है, उसका बिजनेस नहीं करना चाहिए। और फिफ्थ, विष का व्यापार, यानी कि पॉइजन का बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो राइट लिवलीहुड का मतलब है मेहनत से अपने लिए रोजी रोटी अर्जित करना और 5 तरीके के व्यापार नहीं करना। हमें वेपन्स का बिजनेस नहीं करना है, हमें जो जानवर हैं उनका बिजनेस नहीं करना है, हमें मीट का बिजनेस नहीं करना है, शराब का बिजनेस नहीं करना है और पॉइजन या विष का बिजनेस नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज राइट एफर्ट, या जिसे सम्यक व्यायाम कहेंगे। सम्यक व्यायाम से मतलब है कि जितने भी अष्टांगिक मार्ग हैं उनका अभ्यास करना। और अगर कभी भी कोई गलत थॉट हमारे मन में आता है तो हमें ये एफर्ट डालना है खुद पर, हमें इतनी कोशिश करनी है कि वो गलत थॉट वहीं पर सप्रेस हो जाए या वहीं पर दब जाए। 7, राइट अवेयरनेस, या जिसे सम्यक स्मृति कहेंगे। तो राइट अवेयरनेस का मतलब है खुद को समझना, ये जानना कि अगर हम मन में जेलसी का भाव नहीं रखेंगे तो ही हमारा मन किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा और इससे हमारे निर्वाण प्राप्ति में हमें सहायता मिलेगी या हम लिबरेशन की ओर खुद को ले जा सकेंगे। 8, राइट कंसंट्रेशन या सम्यक समाधि। तो राइट कंसंट्रेशन का मतलब है कि आप इन अष्टांग मार्ग पर चल सके, आप उन 4 आर्य सत्यों पर भरोसा कर सके और लिबरेशन की ओर एक स्टेप और बढ़ा सके और लिबरेशन की ओर एक और स्टेप बढ़ा सके। तो ये जो अष्टांग मार्ग या 8 फोल्ड पाथ्स हमने देखे, इनमें से ये फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों पाथ्स को मिलाकर कहा जाता है प्रज्ञा, क्योंकि इससे कॉन्शियसनेस और नॉलेज प्राप्त होती है। ये दोनों जो पाथ है, राइट फेथ और राइट रिजॉल्व, इनके थ्रू हमें राइट कॉन्शियसनेस या नॉलेज प्राप्त होती है। इनके थ्रू हमें ज्ञान, या जैसे हिंदी में कहें तो प्रज्ञा प्राप्ति। तो इन 2 पाथ्स के थ्रू हमें राइट नॉलेज गेन होती है। कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि 8 फोल्ड पाथ्स में से कौन सी 2 पाथ्स के थ्रू हमें परफेक्ट नॉलेज प्राप्त हो सकती है। सो द राइट आंसर इज राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व। इन दोनों को कहा गया है प्रज्ञा। एंड देन राइट स्पीच, राइट कंडक्ट और राइट लिवलीहुड, इन तीनों को मिलाकर कहा गया है शील, क्योंकि ये वो शील हैं जो हमारे करेक्ट और मोरल वे को डिफाइंड करते हैं। इनके थ्रू हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में मोरालिटी पैदा होती है। सो राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, इनको शील कहा जाता है। नेक्स्ट राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस और राइट कंसंट्रेशन, इनको मिलाकर कहा जाता है समाधि, क्योंकि ये मेडिटेशन और कंसंट्रेशन से डील करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को कहा जाता है प्रज्ञा, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को कहा जाता है शील और 6, 7, 8 कहा जाता है समाधि। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन्हें एक सीक्वेंस, एक क्रम में याद रखें। और इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। फ्रॉग एंड रैट स्कूल गए एग्जाम देने के लिए, और जहाँ एग्जाम दे रहे हैं वहाँ क्या लगा हुआ है? AC। आई नो दिस इज अ फनी ट्रिक, लेकिन याद रखने के पर्पज से ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो राइट फेथ, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस और राइट कंसंट्रेशन। तो आई होप अब आप ये 8 फोल्ड पाथ्स, इनका सीक्वेंस नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ सम सिंबल्स। बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं या कुछ प्रतीक चिन्ह है, उनका क्या मतलब होता है। फर्स्ट, फ्लावर्स, फूलों का क्या मतलब है? तो फ्लावर्स हमें ये दिखाते हैं कि कैसे चीजें बदलती हैं, आज अच्छी हैं, कल उन्हीं चीजों में कैसे परिवर्तन आ जाएगा या कैसे वो कल चीजें बदल जाएंगी। जैसे कि फूल आज खिला हुआ है, आज महक रहा है, और कल वही फूल मुरझा जाएगा और उसकी महक धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो वैसे ही कैसे जिंदगी में चीजें बदलती हैं, ये दिखाते हैं फूल। सेकेंड, लैम्प्स या कैंडल्स, जो सिंबल है विजडम लाइट का।
थर्ड, इसेंस या जो महक होती है, जो अगरबत्ती धूप बत्ती से जो महक निकलती है उसे इसेंस बोला जाता है। तो ये प्रतीक चिन्ह है पीस या शांति का। फोर्थ, वाटर जिसका मतलब है प्योरिटी यानी कि शुद्धता। तो वाटर सिंबल हुआ प्योरिटी का। फूड, फूड हमें ये दिखाता है कि हमें अपना जो बेस्ट है वो बुद्ध भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बेल्स। तो बेल्स इज द सिंबल ऑफ सिग्नल। किन चीजों का सिग्नल? सेरेमनीज का और मेडिटेशन का। नेक्स्ट, ड्रम्स या गॉन्ग्स जो ढोल बजाए जाते हैं, जो नगाड़े बजाए जाते हैं, वो किस चीज का सिंबल है? वो सिंबल होते हैं अनाउंसमेंट का। सेरेमनी या एक्टिविटीज जब होने वाली होती हैं तो ढोल नगाड़े बजा करके ये कोई अनाउंसमेंट की जाती है। सो ड्रम्स और गॉन्ग्स सिंबल होंगे किसी तरीके की अनाउंसमेंट का कि कोई सेरेमनी होने वाली है या कोई एक्टिविटी होने वाली है। नेक्स्ट, कई बार पूछ लेते हैं कि बुद्धिज्म से रिलेटेड या बौद्ध फिलॉसफी से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं, उनको चूज करना होता है ऑप्शंस में से। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वैभाषिक और है पवज्जा संस्कार, नेक्स्ट सौतांत्रिक और हीनयान और महायान। क्योंकि जो फोर्थ काउंसिल हुई थी बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो उसके बाद में जो बुद्धिज्म था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान और महायान। तो ये जो 5 टर्म्स हैं ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, वैभाषिक, पवज्जा संस्कार, सौतांत्रिक, हीनयान और महायान। इससे रिलेटेड और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम्स के पर्पज से अगर हम देखें तो हमारे लिए इतना सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट, क्योंकि हमने 4 आर्य सत्यों में देखा था कि देयर इज सफरिंग यानी कि दुख है, सफरिंग के पीछे कोई ना कोई ओरिजिन जरूर है या दुख समुदाय। थर्ड, हमने देखा था दुख निरोध यानी कि अगर सफरिंग है तो उसका सेसेशन भी पॉसिबल है। फोर्थ, हमने देखा था कि दुख निरोध के मार्ग है यानी कि देयर आर वेज टू स्टॉप योर सफरिंग। सो उसी का और ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देख सकते हैं। बुद्धिज्म में सफरिंग को 3 लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है। पहला, दुख दुखट्टा, सेकंड संकार दुखट्टा, थर्ड विपरिणाम दुखट्टा। फर्स्ट, दुख दुखट्टा वो सारी सफरिंग्स जो हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि बर्थ, सिकनेस, ओल्ड एज, डेथ, पेन, डिजायर एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज संकार दुखट्टा, वो सारी सफरिंग्स या वो सारे दुख जो हमारे इंटरनल मेंटल कंडीशंस की वजह से उत्पन्न होते हैं, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स की एक्टिविटीज की वजह से उत्पन्न होते हैं, वो सारे सफरिंग्स संकार दुखट्टा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, जिससे हमें तकलीफ हो रही है, हम किसी घटना के बारे में सोच रहे हैं, हमने ऐसा कुछ देख लिया, हमने अपनी आंखों से ऐसा कुछ देख लिया जिससे हमें तकलीफ हुई, जो हमें दुख दे रहा है, तो ये सारे जितने भी सफरिंग्स हैं ये संकार दुखट्टा के अंतर्गत आएंगे। थर्ड, विपरिणाम दुखट्टा, वो सारी सफरिंग्स जो चीजों के इम्परमानेंस और हमारे उनके रिलेशन की वजह से उत्पन्न होती है। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स सारे इम्परमानेंट होते हैं, वो शाश्वत नहीं है, वो नश्वर होते हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं या इन ऑब्जेक्ट्स से हम कोई ना कोई रिलेशन बना लेते हैं। तो इंसान का इन इम्परमानेंट चीजों के साथ जो रिलेशन होता है, इनकी वजह से जो सफरिंग होती है, इनकी वजह से जो दुख हमें फील होता है, दैट इज विपरिणाम दुखट्टा। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक कार, ब्रांड न्यू बढ़िया सी कार खरीदी और आज खरीद के लेके आया, कल उस पे लग गया स्क्रैच। सो तकलीफ हुई। क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि ये जो एक इम्परमानेंट चीज है जो अंत में नष्ट हो जानी है, उसके साथ हमने रिलेशन बना लिया, उसके साथ हमने अपनी फीलिंग्स को अटैच कर दिया और उसमें कुछ हुआ, उसकी वजह से हमें तकलीफ हुई। तो ये जो दुख होते हैं, जो सफरिंग होती है, उनको विपरिणाम दुखट्टा में रखा गया है। तो 3 लेवल सफरिंग के कौन कौन से हो गए? दुख दुखट्टा, संकार दुखट्टा और विपरिणाम दुखट्टा। नेक्स्ट, बुद्धिज्म में 12 कॉज और इफेक्ट की चेन से सफरिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है। 12 कॉज जिन्हें भाव चक्र कहा जाता है, भाव चक्र, 12 कॉज प्लस इफेक्ट की इस चेन के थ्रू बुद्धिज्म में सफरिंग को एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो थ्योरी क्रिएट करी गई, इनको कंबाइन करके इसको कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या प्रतीत्या समुत्पदा। थर्ड, हमने देखा था दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है और दुख को खत्म किया जा सकता है। तो डिजायर हैज टू बी एक्सटिंग्विश्ड टू स्टॉप सफरिंग। अगर आप दुख को खत्म करना चाहते हैं तो जो हमारी तृष्णा है या जो हमारी इच्छाएं हैं, जिनको डिजायर भी कहा जाता है, उनको खत्म करना होगा, तभी हम अपनी सफरिंग को, अपने दुखों को रोक सकते हैं। निर्वाणा एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें
सफरिंग्स नहीं होती। जब हम अपने सारे दुखों से निजात पा जाएंगे तो जो स्टेज होगी दैट इज निर्वाण। ये स्टेट होती है सुप्रीम हैप्पीनेस की और ब्लिस की, क्योंकि हमने अपने सारे दुखों से निजात पा लिया, हमने अपने सारे दुखों को, अपनी इच्छाओं, अपनी डिजायर्स को खुद से अलग कर दिया। तो अब जो स्टेट आएगी उसको निर्वाण कहेंगे और इस स्टेट में हमें सुप्रीम हैप्पीनेस का एहसास होता है। फोर्थ, इन द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज वर्च्यूज वन हैज टू अवॉइड एक्सट्रीम्स एंड फॉलोज द मिडल पाथ। अगर आप इन सारे वर्च्यूज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं, आप अपनी तृष्णा, आप अपनी इच्छाओं को खुद से अलग करना चाहते हैं, तो हमें एक्सट्रीम्स पाथ जो भी हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और एक मिडिल पाथ लेना चाहिए। इसी वजह से इस थ्योरी को प्रतीत्या समुत्पदा भी कहते हैं। अब एक्सट्रीम पाथ क्या है, कौन सा मिडिल पाथ हमें लेना चाहिए, इसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो 12 कॉज बताए गए, जिनको भाव चक्र बताया गया, ये कौन कौन से हैं। तो चेन ऑफ 12 कॉज बुद्धिज्म में बताई गई, जिसको भाव चक्र कहते हैं। इसमें से ये जो 12 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे कॉजेज हैं जो डिवाइड किए गए हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, कि कौन कौन से पास्ट से रिलेटेड हैं, कौन कौन से प्रेजेंट से रिलेटेड कॉज है और कौन कौन से फ्यूचर से रिलेटेड कॉज है। तो पास्ट से रिलेटेड कॉज है इग्नोरेंस और प्रेडिस्पोजिशन या अविद्या और संस्कार। प्रेजेंट से रिलेटेड 7 कॉज आपको देखने को मिलते हैं। कॉन्शियसनेस, विजनन या विज्ञान भी कहते हैं कई जगह पर इसको। नेम एंड फॉर्म, नाम रूप। सेंस ऑर्गन, षडायतन। 6 कॉन्टैक्ट या स्पर्श। नेक्स्ट फीलिंग और सेंसेशन या वेदना। नेक्स्ट क्रेविंग या तृष्णा। 9 अटैचमेंट और क्लिंगिंग, उपादान जिसे हिंदी में कहेंगे। तो ये सारे प्रेजेंट से रिलेटेड हैं और फ्यूचर से रिलेटेड है बिकमिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे भव। नेक्स्ट बर्थ या जाति। नेक्स्ट ओल्ड एज और डेथ, जिसे कहेंगे जरा मरण। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है। इवन ये जो 12 कॉजेस की जो चेन है, ये जो भाव चक्र है, इनके बारे में भी अभी तक यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से 12 कॉजेस की चेन है। तो आपकी नॉलेज के लिए आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट, हमने इससे पहले देखा डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या प्रतीत्या समुत्पदा। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ जो अदर थ्योरीज हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, थ्योरी ऑफ मोमेंटेरिनेस या इम्परमानेंस, या क्षणिकवाद की थ्योरी, क्षणिकवाद का सिद्धांत है, या थ्योरी ऑफ नॉन सोल, ये 3 थ्योरीज बेस्ड हैं इस डॉक्ट्राइन पर, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या प्रतीत्या समुत्पदा। तो पहली चीज, इस प्रतीत्या समुत्पदा या डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे बेस्ड 3 थ्योरीज कौन कौन सी हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस, थ्योरी ऑफ नॉन सोल। नेक्स्ट, अब आखिर ये प्रतीत्या समुत्पदा है क्या, या ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है ये कहती क्या है? दिस इज अ मिड पाथ बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ इटर्निटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एनिहिलेशन। ये एक मिड पाथ है या एक बीच का रास्ता है। प्रतीत्या समुत्पदा क्या है? एक बीच का रास्ता है। किसके किसके बीच का रास्ता? शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच का रास्ता। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच का जो रास्ता है दैट इज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या प्रतीत्या समुत्पदा। अब शाश्वतवाद क्या है और उच्छेदवाद क्या है? तो अकॉर्डिंग टू शाश्वतवाद या प्रिंसिपल ऑफ इटर्निटी ये कहती है कि चीजें इटर्नल होती हैं, यानी कि इनका कोई कॉज नहीं होता है, ये किसी से नहीं बनी होती, ये अपने आप प्रकृति में होती हैं, इनका कोई कॉज नहीं होता। दे आर अनकॉज्ड एंड इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। सो शाश्वतवाद कहता है कि चीजें इटर्नल, इंडिपेंडेंट, अनकॉज्ड होती हैं, ये प्रकृति में पहले से विद्यमान है, उनके पीछे कोई कारण नहीं है, एंड ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये हो गया शाश्वतवाद का कहना। एंड देन उच्छेदवाद क्या कहता है? दैट नथिंग रिमेन्स आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ थिंग्स, कि चीजों के खत्म हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। तो उच्छेदवाद का कहना है कि कोई चीज इटर्नल नहीं होती, जब संसार खत्म होगा तो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, उनमें कुछ भी बचता नहीं है, यानी कि
ये इटर्नल नहीं मानता चीजों को। तो शाश्वतवाद कहता है कि चीजें इटर्नल है, अनकॉज्ड है, इंडिपेंडेंट है, उनके पीछे कोई रीजन नहीं है, उनका कोई ओरिजिनेशन नहीं है, वो एज इट इज बस प्रकृति में है। जबकि उच्छेदवाद का कहना है कि चीजें इटर्नल नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा और जब डिस्ट्रक्शन होगा तब उनमें से कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं या ये जो दो थ्योरीज हैं ये एक्सट्रीम थ्योरीज हैं। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल एक्सट्रीम थ्योरीज हैं। तो हमने यहाँ देखा था कि हमें एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है और फॉलो करना है मिडिल पाथ को। ये दो थ्योरीज जो कह रही हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल एक्सट्रीम है, बिल्कुल एक्सट्रीमिटी में है, बिल्कुल अपोजिट है। तो हमें इन दोनों को नहीं मानना है, हमें एक मिडिल पाथ देखना है, हमें एक मिडिल पाथ को फॉलो करना है। अब इन दोनों थ्योरीज का मिडिल पाथ कौन है? डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनेशन या प्रत्यय समुत्पदा। तो हमें उसको फॉलो करना है, हमें मिडिल पाथ में खुद को मेंटेन करना है। और ये मिडिल पाथ क्या कहता है? ये मिडिल पाथ ये कहता है कि चीजों का एग्जिस्टेंस है, यानी कि चीजें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो इटर्नल नहीं होती हैं, यानी कि वो हमेशा के लिए नहीं है। दे आर नॉट एनिहिलेटेड कंप्लीटली। और जब भी डिस्ट्रक्शन होगा वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएंगे, पूरी तरीके से उनका विनाश नहीं हो जाएगा। तो प्रत्यय समुत्पदा एक मिडिल पाथ दिखा रहा है शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच में। जहां शाश्वतवाद कहता था कि चीजें इटर्नल हैं, ये जो मिडिल पाथ है ये कह रहा है कि चीजें इटर्नल नहीं है। उच्छेदवाद कहता था कि डिस्ट्रक्शन के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो मिडिल पाथ है, ये जो प्रत्यय समुत्पदा है, ये कह रही है कि जब डिस्ट्रक्शन होगा तो जो भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन ये कहती है कि हमें एक मिडिल पाथ लेकर चलना है, ना हमें शाश्वतवाद की ओर पूरी तरीके से जाना है और ना ही हमें उच्छेदवाद की ओर पूरी तरीके से जाना है, हमें एक मिडिल पाथ में खुद को मेंटेन करना है। तो दैट इज वाई इसको ब्रिज कहा जाता है या इसको मिड पाथ कहा जाता है इन दोनों थ्योरीज के बीच का। हमने देखा था कि कुछ थ्योरीज हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या प्रत्यय समुत्पदा पर बेस्ड है। तो देयर इज अ थ्योरी नेम्ड थ्योरी ऑफ मोमेंटेरियसनेस और इम्परमानेंस, जिसको हिंदी में अनित्यवाद या क्षणिकवाद भी कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि हर एक चीज किसी न किसी पर डिपेंडेंट है और वो पूरी तरीके से इटर्नल नहीं है, यानी कि उनका विनाश संभव है, वो मोमेंटरी है, कुछ समय के लिए है, फिर उनका विनाश हो जाएगा। जो यूनिवर्स है वो हमेशा परिवर्तनशील है, उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। बुद्धिज्म कहता है कि संसार है और उसकी जो चीजें हैं वो परमानेंट नहीं है, बल्कि क्या है? मोमेंटरी है, यानी कि क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उनका विनाश हो जाएगा। ये थ्योरी ये कहती है कि क्योंकि सारी चीजें क्षणिक हैं, उन सबका विनाश हो जाएगा, वो कुछ समय के लिए ही है, तो उन सारी चीजों पर ध्यान ना केंद्रित करके, उन सारी चीजों पर फोकस ना करके हमें निर्वाण पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो निर्वाण है वही एक परमानेंट है और वही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। हमें एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है, एनिहिलेशन और एक्सटर्नलिज्म, या जिसको हमने देखा था शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के फॉर्म में, तो हमें उनको अवॉइड करना है और हमें एक मिडल पाथ लेना है। एक इम्पोर्टेंट टर्म भी देखने को मिलता है, अर्थ क्रियाकारिता। अर्थ क्रियाकारिता, इसका मतलब है कि जो इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके वो एग्जिस्ट करेगा और जिस इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं होती। तो दिस थ्योरी इज नोन एज अर्थ क्रियाकारिता। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वन थिंग कैन प्रोड्यूस ओनली वन इफेक्ट। एक कॉज से सिर्फ एक इफेक्ट ही बन सकता है। तो दिस थ्योरी ऑफ मोमेंटेरियसनेस ये कहती है कि सारी की सारी चीजें रिलेटिव हैं, कंडीशनल हैं, किसी न किसी चीज पर डिपेंड करती हैं, वो मोमेंटरी है, यानी कि कुछ समय के लिए है, कुछ समय बाद उनका विनाश हो जाएगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जो एक्सट्रीम पाथ है उच्छेदवाद और शाश्वतवाद, उनको छोड़कर हमें एक मिडिल पाथ लेना चाहिए, जिसको प्रत्यय समुत्पदा कहा गया बुद्धिज्म में, और एक कॉज से एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा इस थ्योरी में बताया गया। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा क्या कहती है? द लॉ ऑफ कर्मा इज दैट एवरी इवेंट प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट विच इज इन टर्न बिकम causes for other effects generating the karmic chain। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा कहती है कि एक कार्मिक चेन बन जाती है। कैसे? किसी एक इवेंट की वजह से
कोई एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। अब इस इफेक्ट से फर्दर इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, तो ये जो इफेक्ट है पहला वाला, इस दूसरे इफेक्ट के लिए ये बन जाएगा कॉज, और फिर से इसकी वजह से कोई दूसरा इफेक्ट होगा, फिर इस इफेक्ट के लिए ये बन जाएगा कॉज। तो इस तरीके से एक चेन चलती रहती है। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा कहा गया। द डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन लिंक्स कार्मिक इम्प्रेशंस फ्रॉम पास्ट एग्जिस्टेंस एंड रीबर्थ। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थी वो इन कार्मिक चेन को, या वो इस डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा को लिंक करती है पास्ट एग्जिस्टेंस और रीबर्थ से, यानी कि हमारे पूर्व जन्म में जो चीजें हुई थी उसकी वजह से पुनर्जन्म में हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था, हमारा जो पूर्व जन्म था, दैट इज कॉज, और जो हमारा रीबर्थ होगा और हम उसमें चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज इफेक्ट। तरीके से एक चेन बनती चली जाती है। इसको ही डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा कहा गया। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल, या जिसको अनंत कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि गौतम बुद्धा ने मैन को 5 ग्रुप्स में एनालाइज किया था, जिसको स्कंधास कहा गया या स्कंध कहा गया। कौन कौन से 5 ग्रुप्स हुए? फॉर्म, फीलिंग, परसेप्शंस, इम्पल्सेस और कॉन्शियसनेस। कोई भी चीज जो मनुष्य करता है या सोचता है वो इन 5 ग्रुप्स से ही रिलेटेड होती है। बुद्धा ने सोल की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया है, और वो ये भी कहते हैं कि जो सोल है इन 5 जो स्कंधास हैं इनके बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है, जो कि परमानेंट और अनचेंजिंग है, यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता और वो परमानेंट है, वो खत्म नहीं होगी। बुद्धा एक्नॉलेज करते हैं चेंजिंग सेल्फ को। वो कहते हैं कि हमारा जो सेल्फ है ये बदलता रहता है, लेकिन अनचेंजिंग सेल्फ को रिजेक्ट करते हैं। तो दीज वर द 2 थ्योरीज जो कि डिपेंड करती हैं प्रत्यत्या समुत्पादा पर। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो कभी पूछा नहीं गया एग्जाम्स में, हालांकि ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि बुद्धिज्म पर डिपेंड करती हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी थ्योरी बुद्धिज्म पर डिपेंड है, या इनमें से कौन सी थ्योरी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी थ्योरी प्रत्यत्या समुत्पदा से रिलेटेड है। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्परमानेंस और डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल। पर यूजीसी नेट के एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि प्रत्यत्या समुत्पदा ये जो टर्म है ये कौन सी फिलोसफी से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, वेदांता दर्शन से या इस्लामिक दर्शन से। द राइट आंसर इज बुद्धिज्म। तो हमने बुद्धिज्म में क्या क्या देखा कि बुद्धिज्म प्रोफाउंड किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्धा ने रियलिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड अपनी जो इंसाइट थी उसको बुद्धिज्म फिलोसफी में बताया। गौतम बुद्ध को एक एथिकल टीचर ज्यादा कहा जाएगा रेदर देन अ फिलोसोफर, क्योंकि उन्होंने जो भी चीजें की वो कोई फिलोसफिकल थ्योरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं करी, बल्कि लोगों की सफरिंग्स को खत्म करने के लिए की। बुद्धिज्म में 4 आर्य सत्य बताए गए: सफरिंग, ओरिजिनेशन ऑफ सफरिंग, सेसेशन ऑफ सफरिंग, पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि अगर दुख है तो दुख के पीछे कोई कारण है, और वो कारण कौन है? वो है तृष्णा, और उसका निरोध किया जा सकता है। उसको निरोध करने के लिए अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग बताए गए, जिसके लिए हमने ट्रिक देखी थी। फ्रॉग एंड रैट स्कूल गए एग्जाम देने, और जहाँ एग्जाम दे रहे थे वहां लगा था AC। जो 8 फोल्ड पाथ है, दैट इज राइट फेथ, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये जो फर्स्ट 2 हैं इनको प्रज्ञा कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 है, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, उनको शील कहा जाता है। लास्ट 3 को समाधि कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि हर एक सिंबल का मीनिंग क्या हो सकता है। फ्लावर्स का मीनिंग है कि कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं। लैम्प का मतलब है विजडम या लाइट। एसेंस या जो महक होती है उसका मतलब होता है पीस, शांति। वाटर का मतलब होता है प्योरिटी। फूड का मतलब है कि हमारे पास जो भी हमारा जो बेस्ट है वो हम बुद्धा को अर्पित कर दें। बेल्स का मतलब है कि ये सिग्नल्स होते हैं सेरेमनी और मेडिटेशंस का। ड्रम्स एंड गॉन्ग्स सिंबल होते हैं सेरेमनीज और एक्टिविटीज के अनाउंसमेंट्स का। बुद्धिज्म से रिलेटेड हमने वर्ड्स देखे थे: वैभाषिक, पवज्जा संस्कार, स्वतांत्रिक, हीनयान और महायान। नेक्स्ट हमने देखा था कि दुख को 3 लेवल्स में डिफाइन किया गया है: दुख दुखट्टा, समकार दुखट्टा, विपरिणाम दुखट्टा। और बुद्धिज्म में जो 12
कॉज और इफेक्ट्स की एक चैन के थ्रू सफरिंग को एक्सप्लेन किया गया है। और इस थ्योरी को डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या प्रत्यय समुत्पदा कहा गया। जो डिजायर है उसको हटा करके, उसको खत्म करके हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। और वो जो स्टेज आएगी यानी कि जिसमें हमारे पास डिजायर्स नहीं होंगी, जिसमें हमारे कोई सफरिंग्स नहीं होगी, उस स्टेज को निर्वाणा कहा गया है और उसमें हम सुप्रीम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर हमने देखा था डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की थ्योरी क्या कहती है, जिसको प्रत्यय समुत्पदा कहते हैं। उस पर डिपेंड करने वाली 3 थ्योरीज होती हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्परमानेंस और डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल। ये जो प्रत्यय समुत्पदा है ये मिड पाथ होती है इटर्निटी प्रिंसिपल और एनिहिलेशन प्रिंसिपल के बीच का, या शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच का। तो ये मानता है कि कोई भी चीजें इटर्नल नहीं है और कोई भी चीजें कंप्लीटली डिस्ट्रॉयबल भी नहीं है। थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस या अनित्यवाद कहता है कि कोई भी चीजें मोमेंटरी है और डिपेंडेंट है, यानी कि कुछ समय के लिए है और कंडीशंस हैं, कुछ समय बाद ये हमेशा खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो निर्वाण प्राप्ति की ओर होना चाहिए। फिर हमने देखा था डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ये दिखाती है कि कैसे कार्मिक चेन बन जाती है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, और फिर नया इफेक्ट होता है और ये इफेक्ट के लिए पुराना वाला इफेक्ट कॉज बन जाता है और ऐसे ही चेन चलती रहती है। डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन सोल में कहा गया है कि जो व्यक्ति है उसको 5 ग्रुप्स में एनालाइज किया जा सकता है, जिसको स्कंधास कहते हैं, फॉर्म, फीलिंग, परसेप्शन, इम्पल्सेस और कॉन्शियसनेस। कोई भी चीजें जो इंसान करता है या सोचता है वो इन्हीं स्कंधास के अंतर्गत होती हैं। और गौतम बुद्ध ने व्यक्ति के सेल्फ या सोल को डिनाई किया है वास्तविक जीवन में। हालांकि ये कहते हैं कि इन 5 स्कंधास के बियॉन्ड अगर हम देखें तो आत्मा होती है जो कि परमानेंट और अनचेंजिंग है। इन्होंने चेंजिंग सेल्फ को एक्नॉलेज किया है लेकिन अनचेंजिंग सेल्फ को एक्नॉलेज नहीं किया है। So these were some important terms and topics related to Buddhism philosophy. If you liked the video, then please like, share and subscribe my channel. And that's it for today. Thank you for watching.